नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का गौरव क्लासेस में। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार को शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट को, और इसके सारे एस्पेक्ट्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ठीक, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। सबसे पहले पार्ट कौन सा है, यानी भाग कौन सा है? तो आपका देखो सर जी भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। और मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो मूल अधिकार जो है अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है यूएसए से। ठीक है ना? तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें जानते रहिएगा। पहले मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मानव के लिए, मानव जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उस मानव जीवन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जीवन दे दिया जाए और आपके बोलने का आपको अधिकार ही न दिया जाए कि आप जो चाहे वो न बोल पाए, तो जरा बताओ इस मानव जीवन का कोई महत्व है? नहीं होगा। ठीक है ना? आपको जीने का अधिकार दे दिया जाए लेकिन आपको धर्म मानने का अधिकार न दिया जाए, तो बताइए आपका इस जीवन का कोई अर्थ है? नहीं है। तो मूल अधिकार कुछ बेहतरीन, कुछ महत्वपूर्ण मनुष्य के अधिकार होते हैं जिनके बिना जीवन का विकास असंभव होता है। ठीक है ना? अब ये मूल अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक है। एक एक आर्टिकल करके मैं देखूंगा। फिलहाल अभी कुछ फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। देखो, जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, इस दिन मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अब कितनी है? तो अब है कितनी? 6। यानी अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यह ध्यान रखिएगा। एक एक करके सबको बात करेंगे। तो एक क्या हुआ? एक जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति, ये दो जगह था। एक आर्टिकल 19(1)(f) में था और एक आर्टिकल 31 में था। इन दोनों को, ये जो मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, इनको इन दोनों आर्टिकल से हटाकर, यानी इसको मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300(a) में, आर्टिकल 300(a) में इसको लीगल राइट बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार। ठीक है ना? अब ये कब किया गया? तो ये किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। अब कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। संपत्ति का अधिकार था किसमें? तो आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 19(1)(f) में था। और कब हटा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटके कहां चला गया? तो आर्टिकल 300(a) में लीगल राइट बन गया। देखो, मूल अधिकार और लीगल राइट में इतना अंतर है कि मूल अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, इवन सरकार भी नहीं छीन सकती, जबकि लीगल राइट का मतलब है कि आपको वह विधिक रूप से प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक जमीन का टुकड़ा है, वो आपका विधिक अधिकार है, कोई अदर व्यक्ति उसको नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन कानून बनाकर सरकार चाहे तो छीन सकती है। अब कानूने में लिखा है कि ये आपकी संपत्ति है और हम कानूने चेंज करके कह दे कि नहीं ये आपकी संपत्ति नहीं, मेरी है, तो लीगल राइट को कानून के द्वारा हटाया, खत्म किया जा सकता है, जबकि फंडामेंटल राइट को किसी भी कानून के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये अच्छा, कुछ और चीजें देखो, ये जो मूल अधिकार होते हैं ना, यह अब दो चीजें, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए क्या होते हैं? यानी पर्सन के लिए पॉजिटिव होते हैं। सरकार के लिए क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो बोलने का अधिकार। अब बोलने के अधिकार के लिए आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार से क्या होता है? मनुष्य को फायदा होता है। पूछो कैसे? अब कोई भी सरकार नियम कानून बनाएगी तो हम उसमें आरटीआई डाल देंगे और पूछेंगे कि आपने पैसा कितना दिया, कब दिया,
किसको दिया, कैसे योजना मिल रहा है, तो ये जब आप पूछोगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार को ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना, पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, इससे सरकार आपसे डरेगी, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार के लिए क्या है, नुकसान के लिए है, क्योंकि भैया उसको जरूरी जो अपना काम कर रही है उसका आपको परेशानी हो रहा है। कोई ऐसा कानून नहीं बना पाएगी जो आपके मूल अधिकार को हनन करे, कोई ऐसा कानून सरकार नहीं बना पाएगी जो आपके बोलने के अधिकार को रोक सके, ठीक है ना। जबकि सरकार तो चाहती है कि हम उसको क्या करें, रोके, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। इसलिए मूल अधिकार सरकार के लिए निगेटिव है, जबकि व्यक्ति के लिए एक फायदा है। भैया जब हमको आरटीआई का अधिकार मिलेगा तो हमारे लिए फायदा है ना, हम सूचना लेंगे, सरकार से पूछेंगे, जवाबदाही पूछेंगे। तो मूल अधिकार व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होते हैं और सरकार के लिए क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। एक और शब्द आता है जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है ना, या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बाय लॉ, विधि द्वारा परिवर्तनीय, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जिस चीज को कोर्ट में जाकर लागू कराया जा सके वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है अगर वो आपसे छीना जा रहा है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से कहिए कि ये चीज मुझसे छीना जा रहा है, तो कोर्ट आपको वो चीज देगा। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से आप कहोगे कि इस मूल अधिकार का मेरा उल्लंघन हो रहा है, आप दवाई कीजिए। तो ये क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये लागू कराया जा सकता है, सब लागू कराया। बोलने का अधिकार लागू है, जीवन जीने का अधिकार लागू है, निजता का अधिकार लागू है, राइट टू चूज, अपना मनपसंद साथी चुनने का अधिकार लागू है, विधि के समक्ष समानता लागू है। तो ये सारी चीजें इन्फोर्सेबल है, विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, इसको छीना नहीं जा सकता। लेकिन एक समान नागरिकता, एक समान कानून, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है, क्या आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए क्या आप कोर्ट जा सकते हो, नहीं। एक टीचर है जो कोई किसी उसको 40,000 मिलता है, कहीं उसको 1 लाख मिलता है, कहीं उसको 1.5 लाख, काम तो एक ही है ना, एक ही काम है ना, टीचिंग पढ़ाता ही तो ना, लेकिन देखो सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, ये डीपीएसपी में है। हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसलिए मूल अधिकार क्या होते हैं, विधि के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, यानी विधि के द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है। एक और क्वेश्चन, विधि को, मूल अधिकार को, मूल अधिकारों की गारंटी कौन करता है, गारंटी कौन देता है। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ तो आप कहां जाओगे, संसद जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ध्यान रखना, मूल अधिकारों का गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हैं जो फैक्ट में है, जिनको आपको बताना बहुत जरूरी था। अब चलिए हम लोग 6 प्रकार के मूल अधिकार देखते हैं और फिर उसके बाद से एक एक करके हम पूरा गिना देते हैं और गिना के एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एकदम आराम से शांति में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक पहलुओं को देखेंगे। देखो, पहला है समानता का अधिकार। मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक। अब एक चीज समझो, अब हिंदी इंग्लिश की समस्या कई लोग को आ रही है। देखो बच्चा, बहुत ही आसान है, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश, या फिर हिंदी वाले हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। ये ऐप डाउनलोड करके आप हिंदी इंग्लिश की समस्या को दूर कर सकते हो। फिलहाल मैं इंग्लिश बताते चलूंगा, क्योंकि दोनों अगर लैंग्वेज लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए अगर इंग्लिश लिखूंगा तो हिंदी बोल दूंगा, हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश आप चला लीजिएगा, ठीक है ना। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार क्या है, राइट टू इक्वलिटी। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 14 से लेकर कितना, 18 तक, ठीक है। दूसरा अधिकार क्या है सर जी, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, यानी राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, किस आर्टिकल से लेके है सर जी, 19 से लेके कितना है, 22 तक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से तीसरा क्या है सर जी, तो कह देना शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किस आर्टिकल से सर जी, 23 और 24 है, बहुत बढ़िया। चौथा क्या है,
कह दोगे कि क्या बोलते हैं, धर्म को मानने का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये कितना है, 25 से लेकर 28 तक, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अच्छा, फिर क्या है 5th नंबर, तो 5th नंबर कह दोगे कि धार्मिक कार्यों को करने के अधिकार के बाद आता है आपका अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यानी राइट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का अधिकार, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से स्कूल खोल सके, तो राइट टू माइनॉरिटी, सॉरी, राइट ऑफ माइनॉरिटी। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल 29, 30 और यह है आर्टिकल 32। 31 तो जानते ही आप, खत्म ही हो गया है ये, ठीक है ना। 32 आप जान ही गए, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार। और 33, 34 और 35 ये कुछ जगहों पर जहां पर मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं उनके बारे में बताता है, सेना के लिए, पुलिस के लिए, इन सब के लिए बात करता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के राइट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार हैं। और ये राइट टू संपत्ति या संपत्ति का अधिकार जो 7वां था, जिसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बार फिर समझ लो, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस अफेयर, ठीक है ना। उसके बाद से अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यानी राइट ऑफ माइनॉरिटी, उसके बाद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी ठीक है ना, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि आपको अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भैया उपचार तो मिलना चाहिए ना, कुछ दवाई मिलनी चाहिए ना। मान लो हमको किसी ने मार दिया, मान लो हमको किसी ने 24 घंटे हमको बंद कर दिया, तो मेरे घूमने का अधिकार का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ ना, तो उसको दवाई होनी चाहिए ना, उसकी सजा होनी चाहिए ना। तो यस, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल 32 के तहत गारंटी मूल अधिकारों को कौन देता है, गारंटी मूल अधिकारों को देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और इसी आर्टिकल 32 को, इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को किसने, B.R. अंबेडकर जी ने क्या बोला था, B.R. अंबेडकर जी ने क्या बोला था, इसी आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने बोला था संविधान की आत्मा। अब एक चीज ध्यान रखो, ये संविधान की आत्मा। अब एक चीज समझ लो, संविधान की आत्मा। अब एक चीज समझ लो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप आंसर मारोगे प्रस्तावना। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आपसे सीधे ये पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, आप कहोगे प्रस्तावना। हाँ साहब, प्रस्तावना, प्रेम्बल है संविधान की आत्मा। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाए कि B.R. अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आपका आंसर होगा क्या, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अंबेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा। तो ये तो एक ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इधर अब इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, इधर ये, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा अपने पर, ठीक है ना, बढ़िया से। और इन सबका PDF आपको मिलेगा, तो घबराइए मत, आप बस डेली पढ़ते जाओ। नॉलेज ऐसे बूस्ट होता जाएगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें जो आर्टिकल 14 है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बात कर लिया जाए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की बात। देखो, नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, स्टेट है राज्य को। क्यों, आखिर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, तो कौन उल्लंघन करेगा, किसके विरुद्ध आप जाओगे। जैसे मान लो मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी में मैं गया और यूनिवर्सिटी के मैं सब चीज से एलिजिबल हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी के चांसलर कह रहे हैं कि आपका एडमिशन यहां पे नहीं होगा, तो ये मेरे मूल अधिकार का क्या उल्लंघन हो गया ना। तो मैं उनके खिलाफ कहां जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा ना। तो ये ध्यान रखना, ये
जब मैं कोर्ट में जाऊंगा उनके खिलाफ तो वो क्या हो गए, वो राज्य हो गए। नगर निगम, सरकारी अफसर, जितने भी सरकारी बिल्डिंगें हैं या फिर जितने भी ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें गवर्नमेंट पैसा फंड करती है, वो सभी राज्य कहलाते हैं। सबको स्टेट में डाला जाता है, गवर्नर से लेके नगर पालिका से लेके, ठीक है ना, कोई भी ऑफिस, डीएम, सीएम, एसपी, ये सारे लोग क्या हैं, राज्य हैं। ये सब के सब राज्य हैं। यही बात आर्टिकल 12 में लिखा गया स्टेट के बारे में। आर्टिकल 13 है, बहुत ही बेहतरीन एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, अनाच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। ये कहता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है, अनाच्छादन का सिद्धांत कहता है कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है, सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है, चाहे वो पहले यानी संविधान के लागू होने से पहले का है, चाहे अब, वो वहां तक शून्य होगा जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा। मतलब देखो, सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अर्थात जैसे समझो, मान लो सरकार ने एक कानून बनाया, ठीक है ना, जिसमें 10 सेक्शन थे, 10 प्रोविजन थे, 10 पॉइंट थे। इसमें से 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट क्या थे, कहीं से भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते थे, कहीं से भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते थे। जबकि 4 ऐसे पॉइंट हैं इस 10 पॉइंट में से जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पे काम कर रहे हैं, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहां पर इक्लिप्स लग जाएगा। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है बच्चा। सोलर इक्लिप्स सुनते हो ना, तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, यहां पर क्या देखो, ये सूर्य है, यहां पर मान लो चंद्रमा की छाया लग गई, तो यहां ये वाला भाग सूर्य का नहीं दिखेगा, इतना दिखेगा। तो यही जो मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार चंदा मामा है, मूल अधिकार चंदा मामा है, और ये कानून जो है ये सूर्य है, ठीक है ना। अब जितना कानून का जितना भाग मूल अधिकार को वायलेशन करेगा, वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, उस पर ग्रहण लग जाएगा। यानी अब कानून का इतना ही भाग दिखेगा। यानी अगर 10 कानून में से 6 कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, 4 करते हैं, तो ये 4 पर ग्रहण लग जाएगा, ये 4 खत्म हो जाएगा, ये 4 माने नहीं जाएंगे, ये 6 माने जाएंगे। अगर 10 का 10 कानून मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो ये चंदा मामा इस पूरे सूर्य को घेर लेंगे। यानी अब पूरा सूर्य ग्रहण लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी वो कानून अमान्य हो जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। नहीं कुछ समझ में आए तो इतना जान लेना, कोई भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, जितना उल्लंघन करेगा उतना ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 10 नियम है, उसमें से 5 नियम उल्लंघन करते हैं तो वो 5 खत्म हो जाएंगे, 1 करते हैं तो 1 खत्म होगा, 10 करते हैं तो 10 खत्म होगा। ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसको हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल वे में, कई लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं तो उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। अब आओ समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो समानता का अधिकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14, फिर 15, 16, 17, 18। ये 5 आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं किसमें, समानता का अधिकार, जिसमें सबसे पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ठीक। इसको आप इंग्लिश में कहें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब यह है ना कि विधि के सामने सभी लोग समान होंगे। यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। राजा, महाराजा, बेटा, गरीब, मजदूर, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, लॉ की नजर में सभी समान होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक मेल हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिले, एक फीमेल हो तो कम प्रेफरेंस मिले, या फिर आप ट्रांसजेंडर हो तो बिल्कुल प्रेफरेंस ना मिले। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो ज्यादा आपको मान जान किया जाएगा, आप मुस्लिम हो तो कम मान जान, ऐसा कुछ भी नहीं। कानून की नजर में सभी समान है। ऐसा नहीं कि आपने मर्डर किया, राजा का किसी मंत्री का बेटे ने मर्डर किया तो उसको बढ़िया से बारात में भेजा जाएगा, और जो गरीब ने मर्डर किया तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। कानून की नजरों में सभी समान है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सरकार कहती है कि असमानों में हम असमान व्यवहार कर सकते हैं। जरा समझो, एक बात बताओ, अगर हम ये पूरे स्ट्रिक्टली लागू कर लें कि कोई भी असमानता नहीं होगी तो क्या होगा। आज जो गरीब हैं, जिनको हम आवास देते हैं, घर देते हैं, ठीक, आज जो गरीब है उनको फ्री में हम सिलेंडर देते हैं, ठीक है, अनाज देते हैं। तो जरा एक बात बताओ,
सरकार किसी एक वर्ग को ज्यादा ध्यान दे रही है ना, आखिर अमीर भी तो है, अगर समानता का अधिकार हो तो उसको भी मिलना चाहिए। इनकम टैक्स हम लोग जो लेते हैं अमीरों से लेते हैं, गरीबों को देते हैं खाना उसमें, तो भैया ये तो घोर असमानता है। अगर आपको टैक्स लेना है तो सबसे लो। अगर पूरी तरीके से समानता का अधिकार हम लगा दें तो क्या होगा, ये अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए समानता का अधिकार तो है, लेकिन असमानता का भी अधिकार है ये, यानी कुछ आधारों पर सरकार चाहे तो असमान व्यवहार कर सकती है। अगर नागरिकों का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो सरकार क्या बोलते हैं, असमान व्यवहार कर सकती है। अमीरों पर टैक्स लगा सकती है, गरीबों को बांट सकती है। ये असमानता है और समानता, इसको आप समझ गए, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आप समझ गए, ठीक है ना। किस में समानता मिलेगी, तो एक वर्गों को एक समान रखा जाएगा, एक वर्गों को एक समान रखा जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ना 5 से लेकर 10 लाख के बीच में इतना टैक्स, 10 से लेकर इतना टैक्स, ये चीजें एक तरफ, गरीबों को छूट हम लोग देंगे, ये ध्यान रखिएगा। यह है विधि के समक्ष समानता। अब इसके बाद से हम लोग कहें तो 15 क्या है, धर्म, नस्ल, इसके बाद से आप कह दो कि जाति, लिंग, उसके बाद से जन्म स्थान। अब देखो, धर्म का मतलब होता है रिलीजन, नस्ल का मतलब होता है रेस, जाति का मतलब होता है कास्ट, लिंग का मतलब होता है सेक्स, और जन्म स्थान का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी बैकग्राउंड पे, इन सभी के बेस पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी मामलों में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गोरे हो तो आप हमारे स्कूल में पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुस्लिम धर्म के हो तभी हमारे स्कूल में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ठाकुर हो या फिर यादव हो या फिर मुस्लिम हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर किसी भी जाति के हो तो आप ही इस योजना का लाभ उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेल हो तो इस नौकरी को करोगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए महिलाओं को अलाउ कर दिया गया इसी आधार पर, क्योंकि ये उसका अगेंस्ट था। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में जन्मे तो आप आईएएस नहीं बन सकते, आप केरल में क्या बोलते हैं जन्मे तो आप क्या बोलते हैं कि कोई अधिकारी नहीं बन सकता। आप कहीं पर बने, इस आधार पर आपको कहीं से भी वंचित नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के आगे क्लास में लिखा गया है कि कुछ आधारों पर जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक का मतलब है एजुकेशनल या फिर सोशली, सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं, जैसे जाति प्रथा के रूप में। कई लोग कहते हैं कि जो लोअर कास्ट अपर कास्ट, मुझे बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि हम खुद एक तो इसको खत्म करने की बात करते हैं, ऊपर हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डिवाइडेशन करके और समाज को बांट रहे हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी फिलॉसफी है। तो कहने का मतलब है कि ये समाज में एक लेवलिंग कर लिया, हायरार्की सेट कर दिया कि ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन, नीचे वाला। तो इसको क्या किया जाए, सरकारी सेवाओं में इनको क्या किया जाए, लाभ दिया जाए, ताकि दोनों लोग क्या, ये ऊपर से नीचे हैं और ये नीचे से ऊपर चल के एक बराबर पे आ जाए। तो ये ध्यान रखना। तो इस आधार पे हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप विभेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन आप जानते हैं सरकारी नौकरियों में या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये इसी में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन करके इसी में डाला जाता है कि हम इस आधार पर हम दे सकते हैं, महिलाओं को, निम्न वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, इन सब में हम देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। ये क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इक्वल। अगर इसको साधारण सी भाषा में मैं कहूं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता को क्या बोलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अफेयर। जैसे कोई भी सरकारी अगर कोई कार्य हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा, समान अवसर मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको ज्यादा मौके मिलेंगे, आप मुस्लिम हो तो कम मिलोगे। ये ध्यान रखना, यह है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अफेयर। किसी भी सरकारी कार्य में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि आप जनरल हो तो आपको क्या बोलते हैं, अगर आप जनरल हो तो आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, 10 अटेम्प्ट मिलेंगे, अगर आप ओबीसी हो तो ऐसे करके। हाँ, ये कहा गया है इसमें, लेकिन ध्यान रखना फिर वही आधार आ जाता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से नीचे है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सुविधा देने के लिए हम उसको ज्यादा मौके दे सकते हैं, इनको कम मौके दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मौके सबको बराबर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आर्टिकल 16 ये बात करता है, लेकिन 16(1) पढ़ोगे, 16(2) पढ़ोगे, 16(3) पढ़ोगे, 16(4) पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे मैटर है। लेकिन हमको लॉ नहीं करना है, नॉर्मली हम लोग को पॉलिटी पढ़नी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत का निषेध। मतलब यह है कि जैसे होता है ना, कहते तुम निम्न वर्ग के हो तो तुम मुझसे शरीर न टच कराओ, ठीक है ना, या फिर किसी भी जाति के तुम हो तो हमसे दूर रहो, ठीक है ना, या फिर तुम बीमार दिख रहे हो, गंदे दिख रहे हो तो तुम हमसे दूर रहो। ये छुआछूत से एक सामाजिक जो एक लेवल होता है वो कमजोर होता है, इसीलिए छुआछूत का क्या किया गया, विरोध की बात की गई आर्टिकल किसमें, 17 में। तो अस्पृश्यता का अंत, और गांधी जी ने चाहा था कि अस्पृश्यता का अंत हो, तो गांधी जी का भी ये विचार है अस्पृश्यता का अंत, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो आपको सजा मिलेगी, अपराध है ये क्रिमिनल अपराध है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सामाजिक रूप से एक दंडनीय अपराध है। तो ध्यान रखना, ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये ध्यान रखना, अस्पृश्यता का अंत। अगर आप इसको कर दे, यानी किसी व्यक्ति को आप कहेंगे तुम दूर हटो, तुम क्या बोलते हैं निम्न वर्ग के हो, अपने आपने उसको कहा, तो आपको सजा हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ओके। वो अलग बात है कि इसमें प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ करना बहुत ही जटिल होता है। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है ना, तो उपाधियों का अंत का मतलब है एबोलिशन ऑफ टाइटल। पहले के जमाने में क्या होता, महाराजाधिराज आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट श्री 1008 श्री कुछ भी जी महाराज, तो ये क्या था, ये टाइटल था। टाइटल क्या करता था, राजा महाराजा एक विशेष वर्ग को एक निम्न वर्ग से अलग करता था, जिससे समाज में असमानता दिखती थी। तो संविधान में क्या हुआ, संविधान में तो सबको एक समान कहा गया। तो जब सभी एक समान हैं तो भैया कोई महाराजाधिराज की टाइटल क्यों धारण करेगा। तो इसी आर्टिकल 18 में उपाधियों की अंत की बात की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा दो चीजें, एक है आपका नॉर्मली आप कह सकते हो एजुकेशन यानी शिक्षा, और एक है आपका विधा। विधा का मतलब होता है टैलेंट, और ये है एजुकेशन। एजुकेशन में आप टाइटल रख सकते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है ना, ऐसे जितने भी डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट, तो ये सब आप टाइटल रख सकते हो, ठीक है ना, आपको इजाजत है। विधा का मतलब होता है टैलेंट, तो टैलेंट में भी आप टाइटल रख सकते हो। जैसे आप स्पोर्ट में देखिए, ठीक है ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो हमारे सेना में होता है, पद्म विभूषण, विभूषण, ये सारे भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर, तो ये टाइटल दिए जा सकते हैं अगर आप उसमें टैलेंट है। लेकिन किसी भी प्रकार से सामाजिक रूप से ऐसे टाइटल नहीं दिए जाएंगे। तो अब एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे मैं क्या बता दूं, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है भारत का, भारत रत्न, फिर क्या है पद्म विभूषण, जो जिसका नाम सबसे ज्यादा बड़ा है। पद्म विभूषण के बाद से क्या है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद से क्या है पद्म श्री। तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, भूषण और श्री। इसके साथ साथ सेना में भी कुछ अवार्ड मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र, ठीक है ना, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे बहुत से चक्र मिलते हैं आपको, बहुत से टाइटल्स मिलते हैं। इन टाइटल को आप क्या कर सकते हो, इन टाइटल को आप धारण कर सकते हो, क्योंकि ये टैलेंट है, ये विधा है, और ये एजुकेशन है, शिक्षा है।
इन दोनों पे, इसी प्रकार स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है। तो ये इस आधार पे आप रख सकते हो टाइटल। और एक चीज और, अगर किसी व्यक्ति को विदेश से टाइटल लेना है, जैसे कैसर हिंद, नाइटहुड की उपाधि, बैरिस्टर की उपाधि। बैरिस्टर जानते हो क्या होता था? जो लोग लंदन से लॉ की डिग्री प्राप्त करते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता था। तो बैरिस्टर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, ऐसे जितनी भी टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स को लेने के लिए आपसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से। किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये रहा आज का एक समानता का अधिकार वाला पोर्शन, जो आपका 14 से लेके 18 तक था। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई समस्या हो जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप जुड़ सकते हैं हमसे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग जरूर जुड़ जाएं। बेसिक जो भी नॉलेज होता है उनको दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें, ठीक है ना? आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए आप सभी लोग, और देखते रहिए अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।